Hello students, welcome back to the amazing platform of NCERT वाला and this is your यशिका मैम। और आज हम कवर करेंगे बेटा लेक्चर नंबर 3 फॉर द सेम चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मेरे बच्चों, आपको पता है बॉटनी की क्लास जब भी आप करने आते हो तो मैम आपको एक रिवीजन दे करके बोलती है कि हमेशा रिवाइज करके आना। सो होपफुली बेटा आप सब रिवाइज करके आए होगे। तो थोड़ा सा हम क्विक रिकैप करेंगे सो दैट हमारा फ्लो बने और हम पिछले लेक्चर को इस लेक्चर से थोड़ा कंटिन्यूटी में मेंटेन कर रखें। क्यों? क्योंकि हमें पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बेटा? पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था दी पार्ट्स ऑफ पिस्टल, है ना। और पिस्टल में क्या क्या पार्ट आता है बेटा? जो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जहां पर पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। पतली सी डंडी दैट इज स्टाइल, और नीचे जो बल्बस पार्ट होता है दैट इज बेटा ओवरी। यही ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा फल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको आप स्वाद ले लेकर के खाते हो। और फल के अंदर बेटा, सारे फल में तो नहीं बट अब आपने देखा होगा जनरली फल में व्हाट यू गेट टू सी द प्रेजेंस ऑफ सीड्स। तो वो सीड्स कहां से बन रहे हैं बेटा? ओव्यूल से। ओव्यूल कहां पे प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर, है ना। ओव्यूल का नंबर फिक्स नहीं हो सकता बेटा, डिपेंड करता है। मैम ने क्या बताया था? जैसे आप आम खाते हो, कितनी सीड मिलती है? एक ओव्यूल एक। पपीता में बहुत सारे बीज मिलते हैं। क्यों इतने सारे बीज मिलते हैं बेटा? बहुत सारे ओव्यूल है, तो रटना नहीं है बेटा। राइस का, व्हीट का, मैंगो का नंबर ऑफ ओव्यूल 1 है। पपाया का, वाटरमेलन का आप खुद देखो कि किस नंबर ऑफ सीड्स हैं, तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स ज्यादा है। ठीक है, हमने बोला था बेटा कि पिछले लेक्चर में कि आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वो पिद्दू सा छोटा सा पार्ट जो बहुत छोटा सा हम बनाते हैं, ओव्यूल। वो ओव्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा? क्योंकि उसके अंदर बनने वाले हैं स्पोर्स। ठीक है, अभी तक अगर आपसे पूछा जाए डिवीजन से पहले कि ओव्यूल की प्लॉइडी क्या होगी, सोचो सोचो क्या होगी बच्चों। मैंने बोला है प्लॉइडी रटने की जरूरत नहीं है। ओव्यूल किसका पार्ट है? ओवरी का पार्ट है। ओवरी किसका पार्ट है? फ्लावर का पार्ट है। फ्लावर क्या है बेटा? स्पोरोफिटिक पार्ट है। और स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं बेटा? डिप्लॉइड। तो अभी तक तो बेटा ये डिप्लॉइड है। एज सून एज द डिवीजन विल टेक प्लेस, मियोसिस विल टेक प्लेस, इसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा? हैप्लॉइड। ठीक है, तो रटना नहीं है। स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स डिप्लॉइड होते हैं। जब तक उनमें डिवीजन नहीं होती, डिवीजन हो जाएगी तो उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे दैट विल रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेटा ओव्यूल। क्या नाम है बेटा? ओव्यूल। तो ये हमारी एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है। किसका? ओव्यूल का। पहले मैं आपको इसकी हेडिंग लिखवा देती हूं, दिस इज ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल को हम बेटा मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। क्यों बोलते हैं स्पोरेंजियम बेटा? स्पोरेंजियम एक बैग है। स्पोरेंजियम इज अ स्ट्रक्चर, पहले भी लिखवाया है, फिर से लिख लो, क्योंकि ना ऑनलाइन लेक्चर्स में क्या होता है, यूट्यूब में बच्चे कभी भी लेक्चर्स उठा के देखते हैं। अगर आप किसी एक लेक्चर को फॉलो कर रहे हो बेटा, आप किसी एक बैच को, दिस इज कंप्लीट बैच। संकल्प एक खुद में एक बैच है बेटा, है ना। ऑल्दो इंडिविजुअल्स लेक्चर्स आपको ऑनलाइन मिलते रहते हैं। कभी बच्चों को लगता है कि इस चैप्टर में पढ़ना है तो आप तुरंत आ जाते हो, बट जो भी बच्चे, उनको तो मना नहीं कर सकते, लेकिन जो भी बच्चे संकल्प को फॉलो कर रहे हैं बेटा, स्टार्टिंग लेक्चर से एंड तक फॉलो करना, तभी आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन होगी। क्योंकि ये जैसे ओव्यूल के बारे में छोटा सा हम ऑलरेडी नंबर्स इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब तो हम इस लेक्चर में सिर्फ इसका स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं किस तरीके से इसमें डिवीजन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, है ना। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि कंटिन्यूटी मेंटेन करना, तभी आपको पूरा एक चैप्टर एज अ यूनिट फिर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि बीच बीच में से देख रहे हो। तभी अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, यू हैव टू स्कोर गुड, यू हैव टू क्लियर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, बिकॉज यू नो वी आर कवरिंग द ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी ड्यूरिंग द क्लास इटसेल्फ, है ना। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों का बैकलॉग हो, मैं नहीं चाहती कि सिर्फ उनके नोट्स बने, मैं चाहती हूँ उनके नोट्स के साथ साथ उनके एनसीईआरटी के लाइन भी क्लियर हो। ठीक है, और सारे टीचर्स बेटा यही चाहते हैं कि आपको सारा समझ में आए। अगर आपको समझ में आता है ना, क्या कनेक्शन बैठता है और बहुत ही मजा आता है और बहुत ही खुशी होती है। एंड एज यू नो आई डू रीड दी कमेंट्स। तो मुझे अच्छा लगा कि बच्चे ने कहा कि मैम बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट्स को रीड करके और उसका नेक्स्ट लेक्चर में रिप्लाई करते हो। डेफिनेटली तभी तो यार, क्योंकि आप तो दूर बैठे हो, है ना। वे ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कहाँ पर बैठे हो, कौन से कॉर्नर ऑफ दी हमारे कंट्री में बैठे हो, तो दैट इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट। अच्छा, वन मोर थिंग बेटा, हॉर्स की जो लाइफ स्पैन है दैट हैज बीन करेक्टेड। ह्यूमन एरर पॉसिबल है बेटा,
ठीक है, और जहां जहां ह्यूमन है वहां वहां ह्यूमन एरर भी पॉसिबल होगा डेफिनेटली बेटा। गाय हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सारे जनरल चीज़ और सबको आपको पता है इनके लाइफ स्पेन क्या होते हैं, आइडिया होता है। तो हॉर्स का जो लाइफ स्पेन था वो एरर था, वो करेक्ट हो गया है। 25 से 30 साल एवरेज लाइफ स्पेन होती है हॉर्स की, ठीक है, तो वो करेक्ट हो चुका है, चेक कर लेना, ओके, और करेक्ट कर लेना। ओके, मूविंग ऑन टू द टुडेज लेक्चर, सो वी गोना कवर द ओव्यूल। ओव्यूल क्या है बेटा? स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम क्या होता है? स्ट्रक्चर इनसाइड विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड। स्पोरेंजियम क्या है? स्ट्रक्चर्स इनसाइड विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड। ये तो बेटा किसकी डेफिनेशन हुई? ये तो सिर्फ स्पोरेंजियम की डेफिनेशन हुई। अगर आपसे पूछा जाए मेगा स्पोरेंजियम क्या है, तो मेगा स्पोरेंजियम क्या लिखोगे? मेगा स्पोरेंजियम को मैं यहां डिफाइन करती हूं बेटा। जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड्स में, आपके स्कूल के टेस्ट में, अगर मेगा स्पोरेंजियम को डिफाइन करने के लिए पूछा जाए तो क्या लिखोगे? इट्स द स्ट्रक्चर इनसाइड विच मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड। inside which megaspores are formed। और मार्क्स का क्वेश्चन हो तो एक्चुअली में मेगास्पोरेंजियम है क्या बेटा? इट इज ओव्यूल ओनली। ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि ओव्यूल में ही डिवीजन होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। तो वो पिद्दू सा ओव्यूल एक्चुअली में ऐसा दिखाई देता है। तो हम अपने डायग्राम बना भी लेते हैं बेटा हैंड रिटन, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। सो ओव्यूल जो बेटा वैसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं, बट एनसीईआरटी हमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है बेटा? एनसीईआरटी हमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल पढ़ाती है जो आपके सिलेबस में है। और इस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल का नाम क्या है? दैट इज एनाट्रोपस। दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल को बेटा, जस्ट अ सेकेंड, एनाट्रोपस ओव्यूल को हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है। इट इज इन्वर्टेड, 180 डिग्री रोटेटेड है। कैसे? अगर जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल आपको याद है 11th क्लास में, शायद अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल ऐसा होता है, ये देखो, बना देती हूं, ये देखो, इस तरीके का होता है। इसमें ये क्या है बेटा? ये जहां पर पोर है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। ये जो डंडी है दिस इज फ्यूनिकल, ठीक है। और ओव्यूल का जो बेस होता है उसको हम बोलते हैं चालजा। माइक्रोपाइल सबसे ऊपर है, जैसे हमारे शरीर में बेटा हमारा टिप क्या है? सर, और बेस क्या है? हमारे पैर। सिमिलरली ये क्या है? ये ओव्यूल की बेटा बॉडी है। उस बॉडी में हम बेस और टिप डिफाइन करते हैं। टिप हम माइक्रोपाइल को बोलते हैं, बेस हम चालजा को बोलते हैं। इस ओव्यूल में ये सारी की सारी चीजें स्ट्रेट एक लाइन में है, माइक्रोपाइल, चालजा और फ्यूनिकल। इसको स्ट्रेट ओव्यूल कहा गया है, ठीक है। इसको स्ट्रेट ओव्यूल कहते हैं। और इस स्ट्रेट ओव्यूल का नाम होता है बेटा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या नाम होता है? ऑर्थोट्रोपस। बट ये जो ओव्यूल है ना बेटा, ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि एक प्रिमिटिव ओव्यूल है, ये जिम्नोस्पर्म वगैरह में दिखाई दिया था, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी जो बताती है दैट इज एनाट्रोपस, दैट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्यों? यहां से कहानी शुरू हुई थी। जिम्नोस्पर्म में ये दिखाई दे रहे थे, जिम्नोस्पर्म से बने एंजियोस्पर्म, इवोल्यूशन वगैरह हुई, थोड़े बहुत चेंजेस हुए होंगे। तो चेंजेस ओव्यूल के रिस्पेक्ट में भी हुए। पहले ओव्यूल ऐसा था बेटा, ठीक है, ये माइक्रोपाइल, ये रहा बेस, ये इसका डंडा, डंडे को हम क्या बोल रहे हैं? फ्यूनिकल। फिर क्या हुआ? फिर कहानी बदली, ठीक है, ये उल्टे हो गए, 180 डिग्री रोटेट कर गए। और 180 डिग्री रोटेशन के बाद जो ओव्यूल बन करके आया वो इन्वर्ट हो गया। दैट इज वाई उसको इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं। और उस इन्वर्टेड ओव्यूल का नाम है एनाट्रोपस। अब कहने की बात यह है बेटा, एनसीईआरटी हमें ये क्यों पढ़ा रही है? एनसीईआरटी बेटा 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल होते हैं, बट वाई एनसीईआरटी इज ओनली टेलिंग यू एनाट्रोपस? क्योंकि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है। ये कैसा ओव्यूल है बेटा? ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है। मोस्ट कॉमन हम कब बोलते हैं, किस चीज में बोलते हैं? जब ज्यादातर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आपको यही दिखाई देता है। तो 82% ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज ऐसी हैं बेटा जिनके अंदर जो ओव्यूल मिलता है वो इसी प्रकार का उल्टा वाला ओव्यूल मिलता है, 180 डिग्री रोटेटेड वाला मिलता है, ठीक है। सो व्हाई इट इज मोस्ट कॉमन? बिकॉज इट इज प्रेजेंट
82% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। तो बेटा हमेशा रट करके मत बैठ जाना कि टिप ऊपर होगी बेस नीचे होगा, उलट भी सकता है, ठीक है। ये हमेशा रट के मत बैठ जाना कि फ्यूनिकल चैलेजा हमेशा पास पास होंगे, ये भी पलट सकता है, ठीक है। फ्यूनिकल माइक्रोपाइल के पास भी जा सकता है अगर ओव्यूल की बॉडी पलट गई। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि माइक्रोपाइल टिप है और चैलेजा बेस है। फ्यूनिकल क्या है ये तो मैडम आपने बताया ही नहीं ना, हमने मैडम इसके बारे में सोचा। तो याद करो यार मेरे बच्चों, याद करो, कहां पर बताएं, एक यहां पेज लेते हैं। हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में, ठीक है। इसी को क्यों बना हुआ है, टमाटर ज्यादा ही गोल हो गया ना बेटा, यस सॉरी, यस, ठीक है। थोड़ा सा सुंदर सा बना देते हैं इसको, हाँ ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है स्टिग्मा, इसी के ऊपर पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करेगा, ठीक है। ये है स्टाइल, फैशन वाला स्टाइल नहीं, गाइनोशियम का स्टाइल, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, ओवरियन कैविटी में प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से क्या निकलते हैं, प्लेसेंटा से निकलते हैं बेटा ये क्या है, ओव्यूल। अब एक ओव्यूल कहा अगर हम जूम करके और अच्छे स्ट्रक्चर देखें तो वैसा दिखाई देता है जैसे हम बनाने वाले हैं या जैसे एनसीईआरटी ने बना करके रखा है। अब आप खुद देखो बेटा, ये ओव्यूल प्लेसेंटा से एक डंडी से जुड़ा हुआ है, उस डंडी को हम क्या बोलते हैं, उस डंडी का नाम है फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल वो डंडी है, फ्यूनिकल वो स्टॉक है जो एक ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ करके रख रही है। क्लियर है? तो इसीलिए हमने इसकी बेस को, इसकी डंडी को क्या बोला है, फ्यूनिकल। तो यहां पर जो बनाया है ना बेटा, ये यही फ्यूनिकल है जो इसको किससे जोड़ करके रख रही होगी। यहां क्या लगा होगा बेटा, यहां पर होगा प्लेसेंटा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, प्लेसेंटा, ठीक। ओके, अब हम इन्वर्टेड ओव्यूल बना लेते हैं। इन्वर्टेड ओव्यूल कैसा दिखता है, देखो बॉडी उसकी कैसे होगी, आप खुद देखना, इन्वर्टेड है ना, तो माइक्रोपाइल कहां आ जाएगा, टुवर्ड्स फ्यूनिकल। माइक्रोपाइल आपको अब फ्यूनिकल चैलेजा के पास नहीं दिखाई देगा, अब फ्यूनिकल आपको कहां दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये है इसकी डंडी, है ना, और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा प्लेसेंटा, दिस इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो डंडी जोड़ करके रखे वो क्या है बेटा, फ्यूनिकल। तो देखो फ्यूनिकल और प्लेसेंटा बना दिया, और आप खुद देखो ये क्या है, दिस इज माइक्रोपाइल। आ गया ना नीचे, सर आ गया नीचे, पैर चला गया ऊपर, सो माइक्रोपाइल स्टिप। जो इसका बेस था पलट गया, और बेस पलट के ऊपर चला गया, बेस को क्या कहते हैं बेटा, चैलेजा, ठीक है, चैलेजा। चैलेजा इज व्हाट, इट इज द बेस ऑफ द ओव्यूल। बेटा सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको एक पीपीटी दिखाएंगे, सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आपके स्कूल में आ जाए, उसके लिए मत घबराओ, अभी सब समझो, ठीक है। और ये ओव्यूल की कवरिंग है, इस कवरिंग को क्या कहते हैं बेटा, ये ओव्यूल की कवरिंग है, और इस कवरिंग को क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्स। कवरिंग क्या करती है बेटा, कवरिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो इंटेगुमेंट्स भी क्या प्रोवाइड करते होंगे, प्रोटेक्शन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ये है न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है ना बेटा, वो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। ये सारे के सारे क्या है बेटा, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ठीक है। और इन मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। इन सेल्स का काम क्या है, पेरेन्काइमा का फंक्शन आपने पढ़ा होगा ना 11th क्लास में। तो न्यूसेलस के जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है, दे आर न्यूट्रिटिव, ठीक है, ये फूड स्टोरिंग वाले टिश्यू हैं। क्यों बेटा, पढ़ा था ना, टेपेटम भी फूड स्टोरिंग टिश्यू था, उसका काम भी न्यूट्रिटिव था। क्यों, क्योंकि टेपेटम के अंदर प्रेजेंट थे
स्पोरोजिनस सेल्स जो आगे जाकर के स्पोर्स बनाने वाले थे, तो स्पोर्स बनाने के लिए बेटा पोषण तो देना पड़ेगा, तो वहां पे मेल वाला स्पोर बना था तो पोषण देने के लिए कोई था, कौन था? टेपिटम। यहां फीमेल स्पोर बनने वाला है, कंपेयर करके पढ़ना, याद रहेगा और इजी रहता है। यहां पे फीमेल स्पोर बनने वाला है, बना नहीं है, बनने वाला है, ठीक है। तो उसको भी बेटा पोषण देने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कोई होना चाहिए। तो यहां पर जो न्यूट्रिटिव सेल है वो है न्यूसेलस, ठीक है, यहां पर है वो न्यूसेलस। ओके, अब क्या होता है बेटा, ये तो हमारे पार्ट्स हो गए ओव्यूल के, क्या हो गए? पार्ट्स ओव्यूल के हो गए। हमने कहा था ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर बनने वाला है। ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है, तुम्हें कहीं दिख रहा है बनता हुआ? नहीं, है ना, क्योंकि अभी आपको पता है बेटा, जब कोई स्पोर बनता है तो किसी एक सेल को जिम्मा उठाना पड़ता है उसकी मम्मी बनने का, है ना। स्पोरोजिनस सेल को बिहेव करना पड़ा था माइक्रोस्पोर की मम्मी की तरह, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां पर भी ये ओव्यूल की, ये ओव्यूल को हम क्या बोल रहे हैं? दिस एंटायर ओव्यूल, ओव्यूल को हम बोल रहे हैं बेटा मेगास्पोरेंजियम। दैट मींस ओव्यूल की कोई ना कोई सेल किसकी तरह बिहेव करने वाली है? मेगास्पोर की मम्मी की तरह। कौन? किसकी सेल बेटा? न्यूसेलस की सेल। न्यूसेलस के पास बेटा बहुत सारी पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इसमें से कोई एक सेल दे स्टार्ट बिहेविंग एज मेगास्पोर मदर सेल, और जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल बना बेटा, उसमें मियोसिस होगा और बन जाएगा मेगास्पोर, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। और इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं, इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं फटाफट। ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूल को हम इंटेग्यूमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम क्यों बोलते हैं? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। क्यों? क्योंकि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेगास्पोर बनेगा। कैसे बनेगा? हैव पेशेंस, ठीक है। इंडेहिसेंट क्यों? क्योंकि बेटा एंथर फटता था, क्योंकि एंथर फटेगा नहीं तो पॉलन ग्रेन उड़ेगा नहीं, और पॉलन ग्रेन उड़ेगा नहीं तो स्टिग्मा तक आएगा कैसे, है ना। मेल फीमेल के पास जाएगा ना, तो फीमेल के पास अगर मेल ऑलरेडी चल करके आ रहा है तो फीमेल को फटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर कोई डेहिसेंस नहीं होता किसी चीज का, दैट इज वाई इनडेहिसेंट। इनडेहिसेंट क्यों? बिकॉज नो डेहिसेंस विल टेक प्लेस, नो डेहिसेंस विल टेक प्लेस, ठीक है। और इसको इंटेग्यूमेंटेड क्यों बोला गया है? बिकॉज मैंने आपको दिखाया था ना, दो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी जिसको हमने क्या बोला था? इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी होती है, जनरली दो, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंस। इंटेग्यूमेंटेड क्यों बोला है इसको? प्रेजेंस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, प्रेजेंस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। तो तीनों वर्ड क्लियर हो गया। अब पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट्स में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है फ्यूनिकल। तो आपको ऑलरेडी पता है बेटा, फ्यूनिकल वो डंडी है जो डंडी ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ करके रखती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ डंडी स्टॉक ऑफ द ओव्यूल बाय विच इट रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, ठीक है। या आप अपने भाषा में लिख सकते हो, स्टॉक दैट कनेक्ट्स ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। अंग्रेजी तो बेटा इतनी अच्छी है सबकी, अपने हिसाब से आंसर कर सकते हो। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हाइलम क्या होता है बेटा? हाइलम, अच्छा, घर में सबने व्हाइट चना खाते होंगे घर में, ठीक है, काला चना खाते होंगे बेटा। कोई भी आप चना खाते हो, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा एक स्पॉट होता है, एक दाग होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं चना बनाऊं यहां पर, या आपने किचन में जाकर के देखो बेटा, फटाफट किचन में दौड़ लगाओ, जैसे लगाते रहते हो, दिन भर भूख लगती रहती है ना। सो इस प्रकार का एक चना होता है, ठीक है। यहां पर तुमको एक दाग टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हम हाइलम कहते हैं। हाइलम क्या दर्शाता है बेटा? हाइलम एक स्कार है, और जहां पर सीड में हाइलम है बेटा, हाइलम सॉरी सीड किससे बनती है? ओव्यूल से बनती है ना। तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाइलम जो आपको दाग होता है ना सीड पे, वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है, अच्छा यही वो पॉइंट है जिससे ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ होगा, किससे? प्लेसेंटा से। जैसे ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसका? फ्यूनिकल और ओव्यूल का। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है? हाइलम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो जब
फर्टिलाइजेशन हो जाती है बेटा और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये अलग होगा, है ना, और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एक दाग का रूप ले लेती है, एक स्कार का रूप ले लेती है जो आपको सीड में दिखाई देता है, दैट इज हाइलम कहा जाता है। तो हाइलम देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हो, अच्छा यही वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था जिससे ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ था। क्लियर है? ओके, तो हाइलम का डेफिनेशन देख लो, इट इज द जंक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में बेटा? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। अभी डायग्राम में दिखाया, या आप कह सकते हो अभी डायग्राम में दिखाया ना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किसके किसके बीच में? फ्यूनिकल और द बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स तो बेटा हमें पता ही है क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द वन और मोर प्रोटेक्टिव एनवेलप। एनवेलप का मतलब क्या है बेटा? यू कैन राइट कवरिंग, जो बॉडी को सराउंड करके रखता है, ओव्यूल की बॉडी को। ठीक है, और क्या दिखा हुआ है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक पोर है, आप खुद देखो इस डायग्राम में, आप इस डायग्राम में देखो बेटा, यहां पर पोर है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। क्यों? क्योंकि जब पॉलन ग्रेन आता है ना बेटा, तो पॉलन ट्यूब बनती है, तो उस ट्यूब को जाने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे। तो माइक्रोपाइल एक पोर है जहां पर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट एंड माइक्रोपाइल जिधर, टिप ऑफ द ओव्यूल उधर। ठीक है, नेक्स्ट चालजा के बारे में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। चालजा क्या होता है बेटा? ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। अगर चालजा ऊपर तो माइक्रोपाइल नीचे, माइक्रोपाइल नीचे तो चालजा ऊपर। ठीक है, सर और पैर साथ साथ रख सकते हो? नहीं। ठीक है, तो चालजा क्या है? इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, न्यूसेलस क्या होता है ये भी बता दिया बेटा। ये पेरेन्काइमेटस मास होता है टिश्यू का, जो इंटेग्यूमेंट्स के अंदर होता है, और इसका काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है, दे आर न्यूट्रिटिव इन नेचर। ठीक है, आप अभी एम्ब्रियो सैक नहीं पढ़े हो। क्यों बेटा? एम्ब्रियो सैक ओव्यूल में अभी आपने यहां पर देखा बना हुआ, मैंने बनाया है? नहीं। एम्ब्रियो सैक बनेगा जब ओव्यूल के अंदर डिवीजन हो जाएगी। तो अभी डिवीजन के बारे में पढ़ा नहीं, तो एम्ब्रियो सैक के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो ये था ओव्यूल के बारे में। अच्छा, बच्चे एक और चीज में कंफ्यूज करते हैं बेटा कि मैम आपने ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, एनसीईआरटी ने तो उल्टा डायग्राम बनाया हुआ है। उल्टा नहीं है बेटा, एनसीईआरटी को तुम घुमाओ। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम ये है ना, लेट मी शो यू, दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम, इसको घुमा लो। ठीक है, और घुमाओगे तो आपको हमारा वाला ही डायग्राम दिखाई देगा जो हमने यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी एनाट्रोपस है बेटा, और ये जो एनसीईआरटी बनाती है ना, दिस इज ऑल्सो एनाट्रोपस, डोंट गेट कंफ्यूज। तो पहला कंफ्यूजन मैम ने हटा दिया। दूसरा, बच्चों को लगता है कि मैम कैसे एनाट्रोपस है? आपने तो एनाट्रोपस में बोला था माइक्रोपाइल नीचे चालजल ऊपर, डेफिनेटली बोला था। ठीक है, बच्चों को क्या लगता है बेटा कि यहां पर तो मैम माइक्रोपाइल ऊपर हो गया और चालजल नीचे हो गया, तो ये इसकी तरह नहीं है, ये तो मैम ऑर्थोट्रोपस की तरह है। कहां एनसीईआरटी वाला डायग्राम एनाट्रोपस की तरह है? नहीं बेटा, गलत सोच रहे हो आप। ये आपका डाउट है जो मैं आप क्लियर करती हूं। ये देखो, अगर ये ऑर्थोट्रोपस होता तो चालजा के पास में कौन होता? फ्यूनिकल होता, है ना। यहां पर देखो, चालजा के पास में फ्यूनिकल है? नहीं है। किसके पास में है? माइक्रोपाइल के पास में फ्यूनिकल है। और ऐसा आपको किसमें देखने को मिलेगा? आपको सिर्फ एनाट्रोपस में देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी में देखते हैं कि फ्यूनिकल किसके पास लगा हुआ है, चालजा के पास लगा हुआ है या माइक्रोपाइल के पास लगा हुआ है। देखो देखो, फटाफट देखो, देखो आपका डाउट खुद ही क्लियर हो जाएगा। यहां देखो बेटा, फ्यूनिकल किसके पास लगा हुआ है? माइक्रोपाइल के पास लगा हुआ है ना। दैट मीन्स ये एनाट्रोपस ही, ऑर्थोट्रोपस नहीं है। दिस इज एनाट्रोपस ओनली। एनसीईआरटी का मन किया है इसको ऐसे बनाने का, तुम चाहे ऐसे बना लो या तुम चाहे ऐसे बना लो, रहेगा ये एनाट्रोपस ही। तुम्हारे किसी भी फॉर्म में बनाने से इसका डेफिनेशन चेंज नहीं होता। दिस इज नॉट ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ऐसा दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो रटना मत बेटा, रटना मत कि माइक्रोपाइल हमेशा नीचे और चालजा हमेशा ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा बेटा। तुम्हें रटोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। दिमाग में बैठा लो कि ऑर्थोट्रोपस में ऐसा होता है और एनाट्रोपस में ऐसा होता है।
क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, रटोगे तो बेटा परेशान होगे। एनाट्रोपस इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड होने की वजह से फ्यूनिकल माइक्रोपाइल के नजदीक चला जाता है और टिप हमारा नीचे चला जाता है, बेस हमारा ऊपर चला जाता है। ये कंसेप्ट थ्रू आउट द चैप्टर वुड बी सेम, बिकॉज एनसीईआरटी तो चेंज करती रहती है, तुम्हारा कंसेप्ट नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, देखो एनसीईआरटी ने बेटा, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, हमने माइक्रोपाइल पढ़ लिया, हमने माइक्रोपाइल पोलर मतलब इधर के रेंज जो माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल, साउथ की तरफ साउथ पोल, तो जो पोल जो एंड माइक्रोपाइल की तरफ है उसको माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं, जो पोल चालजा की तरफ है दैट इज चालजल पोल, ठीक है? कवरिंग्स को क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। बाहर वाली कवरिंग होती है तो आउटर, अंदर वाली होती है तो इनर, ठीक है? यहां पर प्रेजेंट होता है बेटा, ये पूरा भरा हुआ होता है किसका? पेरेन्काइमेटस सेल्स का, ठीक है? और ये सेल्स न्यूट्रिटिव होते हैं। अब इन्हीं सेल्स में जब डिवीजन हो जाती है बेटा, तब ये एम्ब्रियो बनता है, इसीलिए एनसीईआरटी ने यहां पर एम्ब्रियो सैक बनता है। एनसीईआरटी ने पहले ही दिखा रखा है, बट डोंट वरी, हम देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, फिर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और हम आगे चलते हैं। लेट्स सी हाउ दिस एम्ब्रियो सैक गेट्स फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। ओके, सो बिफोर टेकिंग द एक्चुअल प्रोसेस कि मेगास्पोर कैसे बनते हैं बेटा, क्यों ना हम जितना पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ले फटाफट, ठीक है? थोड़ा बहुत, और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में भी। ये देखो, एनक्लोज्ड विद इन इंटेग्यूमेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर बेटा मास ऑफ सेल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं, दे हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, इसीलिए मैंने आपको नोट्स में एक पॉइंट ऐड करवाया कि इनका नेचर क्या होता है बेटा? न्यूट्रिटिव। और यही न्यूसेलस की सेल्स आगे जाकर के डिवाइड करती हैं स्पोर बनाने में। जब स्पोर बनता है ना बेटा, गैमेटोफाइट बनने वाला है। अगर मेल का स्पोर बनता है तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा, अगर फीमेल का स्पोर बनेगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, ये निश्चित है, ये तय है, ठीक है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, लोकेटेड इन दी न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट। एक ओव्यूल में जनरली कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं बेटा? एक एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर, ठीक है? तो ये मेगास्पोर कैसे बनेगा वो देखना है हमें, फिर देखेंगे हम एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहा है। क्लियर हो गया? ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा, वैसे तो एनसीईआरटी हमारा एक ही टाइप ऑफ ओव्यूल बताती है, लेकिन मैं सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको बहुत माइन्यूट में 6 टाइप ऑफ ओव्यूल, देखो यहां पर देख सकते हो आप, जिसमें से 2 मैंने आपको पढ़ा दिया है बेटा। ये क्या है? जब माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल, एम फॉर माइक्रोपाइल एक जगह लिख देती हूं, एम फॉर माइक्रोपाइल, ठीक है, एंड सी फॉर चैलेजा एंड एफ फॉर फ्यूनिकल। आप देखो, जब एक सीधी लाइन में सब रहते हैं और फ्यूनिकल चैलेजा के पास होता है तो बन जाता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। जब ये 180 डिग्री रोटेट कर जाए, यही हमने ड्रॉ किया था, ये हमने यही ड्रॉ किया है बेटा, ठीक है? इसमें देखो, ये रहा माइक्रोपाइल, ये रहा फ्यूनिकल और ये रहा चैलेजा, तो क्या बन जाता है बेटा? एनाट्रोपस, ठीक है? ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब ये रहा फ्यूनिकल, ये रहा माइक्रोपाइल और ये रहा चैलेजा, पोजीशन देखो बेटा ऐसे है, यहां पर माइक्रोपाइल, यहां पर चैलेजा और यहां पर फ्यूनिकल, कैसा है? 90 डिग्री। जब ओव्यूल ऐसे हो, ये रहा ओव्यूल की बॉडी बेटा और ये रहा उसकी डंडी, आप देख सकते हो कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो हम उसको क्या बोलते हैं? हेमी एनाट्रोपस, ठीक है? ये कब बनता है बेटा? 180 डिग्री रोटेशन पर। इट इज 180 डिग्री रोटेटेड ओव्यूल, बस आपको एंगल याद रखना है बेटा, 180 डिग्री रोटेटेड ओव्यूल। ये क्या है बेटा? 90 डिग्री रोटेटेड ओव्यूल, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट याद रखना है सीयूईटी के लिए, ठीक है? और कंपाइलोट्रोपस में क्या होता है बेटा? कंपाइलोट्रोपस में ये मोर और लेस 90 डिग्री है, बस इसका जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल देखो नीचे की तरफ झुका हुआ है, माइक्रोपाइल इज डाउनवर्ड, माइक्रोपाइल इज डाउनवर्ड, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या दिखा हुआ है बेटा? एम्फीट्रोपस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट एम्फीट्रोपस, है ना? एम्फीट्रोपस भी देखो मोर और लेस एनाट्रोपस जैसा ही है, बस फर्क ये होता है बेटा, बहुत फेवरेट एक क्वेश्चन हुआ करता है कि हॉर्स शू जैसा एम्ब्रियो सैक कहां पर मिलता है?
तो हॉर्स का शू देखा है? नहीं देखा होगा। तो हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो सैक, शेप्ड एम्ब्रियो सैक किसका फीचर होता है बेटा? एम्फीट्रोपस वाले ओव्यूल का। डायरेक्ट क्वेश्चन। और जब बेटा 180 डिग्री रोटेट किया, ये बन गया। सोचो 180 डिग्री के बाद फ्यूनिकल फिर घूम जाए, ठीक है, 180 डिग्री ये फ्यूनिकल और घूम जाए, तो घुमाओ, ये 180 डिग्री था, इसको और घुमा के ले जाओ तो क्या बन जाएगा? 360 डिग्री रोटेटेड ओव्यूल। तो आप ये देखो, ये 360 डिग्री रोटेटेड है, ठीक है। और घूम फिर करके पहली बार घूमा था तो फ्यूनिकल चालजा से दूर हो गया था, है ना। देखो ऐसा होना चाहिए, बट पहली बार 100 डिग्री घूमा तो फ्यूनिकल चालजा से दूर हो गया। एक बार और घूम जाएगा तो फ्यूनिकल लौट करके अपने घर वापस चला जाएगा। तो देखो इसमें फ्यूनिकल ये रहा और चालजल ये रहा, पास पास आ गया ना, और ये रहा माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ये 6 टाइप ऑफ ओव्यूल है, ये मैंने एडिशनल पढ़ाया है विद रिस्पेक्ट टू दी COET, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कि कैसे बनेगा मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर कैसे बना था, उसके बनने के प्रोसेस को हमने बोला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। मेगास्पोर बन रहा है तो मेगास्पोर के बनने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये देखो, जेनेसिस जहां पे भी आए मतलब फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन बेटा? मेगास्पोर का फॉर्मेशन। तो डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, किससे? फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। कहां दिखा ओव्यूल में तुम्हें मेगास्पोर मदर सेल? दिखा कहीं? नहीं दिखा। दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है। तो कौन बनेगा मेगास्पोर मदर सेल बेटा? कोई ना कोई सेल तो मम्मी बनेगी ना, ठीक है, बिल्कुल बनेगी। किसकी सेल बनती है? न्यूसेलस की सेल बनती है, ठीक है। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगाती हूं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब भैया कौन बन रही है मदर सेल? ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस के तरफ एक सेल होती है बेटा, न्यूसेलस की एक सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ होती है ना, वो बड़ी हो जाती है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और वो बिहेव करती है एज अ मेगास्पोर मदर सेल। दैट मीन्स अब उसमें डिवीजन होगा, मियोसिस, तब जाकर के बनेंगे मेगास्पोर्स। दिखाऊं कैसे? ये देखो, ये देखो, ये है हमारा ओव्यूल। पूरा ओव्यूल नहीं बनाया हुआ है एनसीईआरटी ने बेटा, छोटा सा ही एक पार्ट दिखाया हुआ है। इसमें इन्होंने ये वाला माइक्रोपाइलर एंड दिखाया हुआ है, और अगर ये माइक्रोपाइलर एंड है, डेफिनेटली नीचे वाला क्या होगा? चालजल एंड। बेटा रटना मत, ठीक है, रटना मत, क्योंकि एनसीईआरटी माइक्रोपाइल जो अपने डायग्राम दिखाती है ओव्यूल का, उसमें माइक्रोपाइलर ऊपर दिखाती है और चालजल नीचे दिखाए, बट वो भी एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल में फ्यूनिकल माइक्रोपाइल के तरफ होता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, रटना नहीं है, ठीक है, कभी भी ऊपर नीचे कर देती है, पर तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। अब देखो ये पूरी की पूरी सेल्स क्या बताई थी बेटा, ये किसकी बनी हुई? सारी की सारी कैसी सेल्स है बेटा? पेरेंकाइमेटस सेल्स है, ठीक है। इसमें से एक पेरेंकाइमेटस सेल्स देखो कितनी बड़ी हो गई है, देख सकते हो बीच में, ये देखो, और कितना सारा इसके अंदर साइटोप्लाज्म भर गया है। कैन यू सी? क्यों? क्योंकि अब ये बन चुकी है मेगास्पोर मदर सेल, MMC। जो हमारी मदर सेल होती है बेटा, वो कैसी होती है? डिप्लॉयड। और हो भी क्यों ना हो डिप्लॉयड, क्योंकि हमारा ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम। रटना नहीं है बेटा, स्पोरेंजियम हमेशा क्या होगा? स्पोरेंजियम हमेशा क्या होते हैं बेटा? 2N स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल भी हमारा क्या है? 2N स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल के जो पार्ट्स पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए इंटेग्यूमेंट की प्लॉइडी बताओ, 2N। अगर आपसे पूछा जाए बेटा न्यूसेलस की प्लॉइडी बताओ, तो क्या होगा? 2N होगा। ओव्यूल अगर 2N है बेटा, तो उसकी जो सेल्स होंगी वो भी क्या होंगी? डिप्लॉयड होंगी, ठीक है। अगर इनमें डिवीजन हो गया तो इनके डिवीजन का रिजल्ट क्या होगा? हैप्लॉयड होगा। क्लियर है? अब आगे देखो क्या पढ़ रहे थे हम। हाँ ये देखो, तो यहां पर देखो न्यूसेलस बहुत सारा सेल था, बट एक सेल जो किधर की तरफ था? माइक्रोपाइल के तरफ था, वो किसकी तरह बिहेव करने लगा? मेगास्पोर मदर सेल की तरह, है ना। और ये अब डिवाइड करेगा टू फॉर्म मेगास्पोर।
तो आपको पता है सबसे पहले कौन सी डिवीजन चलेगी? सबसे पहले जो डिवीजन चलेगी वो चलेगी मियोसिस। मियोसिस 2 पार्ट में कंप्लीट होता है बेटा, मियोसिस 1 और फिर होगा मियोसिस 2। पहले मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम समझा दूं, फिर अपना डायग्राम बनाऊंगी। जब पहली बार मियोसिस होती है तो ये वाली एमएमसी डिवाइड करके 2 सेल बना लेगी। तो आप देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये सेल है और एक ये सेल है, 2 सेल बनी है, 2 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड, 2 सेल्स लिख लो। इसीलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है? डायाड। डायाड मतलब 2 सेल बना है। किसका 2 सेल? मेगास्पोर का, इसलिए मेगास्पोर डायाड। अब ये 2 सेल मियोसिस 2 में जाएंगे तो दोनों डिवाइड करेंगे, बनेंगे 4 सेल। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, चारों एक साथ हैं तो इसको क्या लिख रहे हैं? मेगास्पोर टेट्राड। क्योंकि एनसीईआरटी ने शुरू से ये वाला एंड माइक्रोपाइलर लिखा हुआ है तो अभी भी ये वाला एंड क्या चल रहा है? माइक्रोपाइलर। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसको और इसको 2 मियोसिस कंसिडर करते हैं। नहीं, ये पूरा एक मियोसिस का ही हिस्सा है। हमारी एक मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, दैट इज मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। तो अगर मैं आपको उस डायग्राम से रिलेट कराऊं, ये देखो, ये डायग्राम है, ठीक है, अपना डायग्राम दिखाते हैं। ये देखो, हमने माइक्रोपाइल इधर वाला लिया था, कंफ्यूज क्यों होना है? करेगा तो माइक्रोपाइल की तरफ ही ना, चाहे नीचे हम माइक्रोपाइल लिखे चाहे ऊपर माइक्रोपाइल लिखे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर हमने इधर माइक्रोपाइल लिया है, दैट मीन्स न्यूक्लियस की इधर की कोई एक सेल बड़ी हो जाएगी, इसमें खूब सारा साइटोप्लाज्म बन जाएगा और इसका एक न्यूक्लियस, मतलब सॉरी, जो न्यूक्लियस है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। और अब ये जो सेल बन करके आएगी, दिस सेल विल बी कॉल्ड एज, विच सेल? दिस सेल विल बी कॉल्ड एज एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब जब ये डिवाइड करती है बेटा, पहले यहां पर बनेंगे 2 सेल, उसको बोलते हैं मेगास्पोर डायाड, फिर यहीं पर बनेंगे 4 सेल, उसको हम बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। क्लियर है? लेकिन डिफरेंस ये होता है बेटा कि जब हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड बना तो चारों के चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल होते हैं, है ना, बट यहां पर ऐसा नहीं होता। 4 मेगास्पोर में बेटा एक ही फंक्शन रह जाता है, दैट मीन्स बाकी के 3 का क्या होगा? कहानी खत्म वहीं पर, है ना। तो होता क्या है, आओ पहले लिखते हैं, ठीक है। हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा, ठीक है, समझ लिया मेगास्पोर कैसे बनते हैं। देखो मेगास्पोर बन गए, इसी मेगास्पोर के बनने को क्या बोलते हैं बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट करता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। अभी एनसीईआरटी पढ़ा था, किधर की तरफ ये लिखना मत भूलना अपने कॉपी में, माइक्रोपाइलर रीजन, क्योंकि चैलाजल रीजन भी है। चैलाजल नहीं, कौन सी रीजन पार्टिसिपेट करती है? माइक्रोपाइल वाली, ठीक है। एमएमसी कैसी सेल होती है बेटा? एक लार्ज सेल होती है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। देख लो एनसीईआरटी के डायग्राम में बड़ी वाली सेल है, उसको हम एमएमसी बोल रहे हैं। जो एमएमसी होती है बेटा वो क्या करती है? इट अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म्स लीनियर टेट्रॉड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, आउट ऑफ विच बेटा अभी बताया ना, एक ही फंक्शनल रहती है और 3 क्या होती हैं बेटा? डीजेनरेट कर जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा? 3 डीजेनरेट कर जाती है। जैसे ये देखो, ये पूरा का पूरा मेगास्पोर टेट्राड है, ठीक है। ये अगर तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड है तो उसके ऑपोजिट वाला कौन सा एंड होगा बेटा? चैलाजल एंड। कौन सा एंड होगा? चैलाजल एंड वाला। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि चारों में से हम कह रहे हैं 3 डीजेनरेट करेगी, तो किधर की तरफ की 3 डीजेनरेट करेगी? देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 3 माइक्रोपाइलर वाली क्या होती है बेटा? डीजेनरेट, मतलब खत्म हो जाती है, मर जाती हैं, ठीक है। तो ये देखो, एक सेकेंड, यहां पर कौन से तरफ वाली? ये तीनों जो मेगास्पोर हैं, दिस 3 सेल will degenerate, this 3 cell will degenerate, है ना। और ये जो एक सेल है, this cell will be functional, this cell will be functional। अब ये जो स्पोर फंक्शनल है, आपको बताया था ना बेटा, फंक्शनल स्पोर क्या करते हैं? गेमिटोफाइट बनाते हैं। ये फंक्शनल स्पोर आगे जाकर के डेवलप करती है गेमिटोफाइट बनाने के लिए। कौन सी? ये फीमेल सेल है, मेगा लगा हुआ है ना, तो ये फीमेल सेल आगे जाकर के बनाएगी फीमेल गेमिटोफाइट, जिसको हम बोल रहे हैं एम्ब्रियो सैक। तो एनसीईआरटी में
ये जो एम्ब्रियो सैक बनाते हैं ना अंदर बेटा, ये एम्ब्रियो सैक डिवीजन के बाद बना है। कौन सी डिवीजन? मियोसिस के बाद। तो जो भी चीज मियोसिस के बाद बनती है वो क्या होगी? हैप्लॉइड। तो वैसे भी गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, एम्ब्रियो सैक एक गेमेटोफाइट ही है, फीमेल गेमेटोफाइट, दैट इज व्हाई इट इज हैप्लॉइड। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक किसकी सेल से बनी है? न्यूसेलस की सेल्स, जो किधर की तरफ प्रेजेंट होती है? माइक्रोपाइल रीजन की तरफ। ठीक है, अब बेटा एनसीईआरटी पार्ट हमने कवर कर लिया है, बट आप स्कूल में आपके लिए इजी हो जाए बनाना तो हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या मैं इतना बड़ा डायग्राम बनाऊंगी? नहीं बनाऊंगी। हमें पता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल बनेगी बड़ी सी, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, यहां पर ये एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल है। क्यों? क्योंकि ये मेगास्पोर की मम्मी है। क्यों? क्योंकि ये मेगास्पोर बनाने वाली है। ठीक है, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, 2n स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म वाली है, पहले भी बताया, और इसका न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट है। क्यों बेटा? क्योंकि इसको अभी डिवाइड करना है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब क्या होता है बेटा? सबसे पहले ये डिवाइड करते हैं, कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। मियोसिस कौन सा? मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद बेटा 2 सेल बनती हैं लीनियरली लाइन से, तो हम इसको क्या बोलते हैं? 2 सेल बनी है मेगास्पोर की, तो मेगास्पोर डायड। ठीक है, इसके बाद दूसरा डिवीजन होगा कौन सा बेटा? मियोसिस का स्टेज 2, मियोसिस 2। तो क्या बन जाता है बेटा? बन जाता है 2 से 4 सेल, लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं बेटा? मेगास्पोर टेट्राड। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में अगर आपको पढ़ाऊं तो एनसीईआरटी ने इस वाले को माइक्रोपाइलर एंड लिखा है, तो इसके ऑपोजिट वाला चालाजल एंड होगा। एक को नॉर्थ पोल लिखेंगे, दूसरे को साउथ पोल लिखना पड़ेगा। ये वाला स्पोर जो बना होगा वो किसको फेस कर रहा होगा? माइक्रोपाइलर एंड को, और ये वाला जो स्पोर बना होगा वो चालाजल एंड को फेस कर रहा होगा। यहां पे भी बेटा ये माइक्रोपाइलर एंड को डिनोट कर रहा होगा, ये चालाजल की तरफ को डिनोट कर रहा होगा, है ना। आप एनसीईआरटी हमारी लिखती है कि ये जो स्पोर हैं सारे के सारे फंक्शनल नहीं रहते, 3 माइक्रोपाइल के तरफ वाले क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट, और चालाजल वाला जो स्पोर होता है वो क्या होता है बेटा? फंक्शनल। अच्छा, इसमें भी बहुत टाइप होते हैं बेटा, किसी किसी में ये वाला फंक्शनल रह जाता है और बाकी के 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन हम एनसीईआरटी वाला पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी जो टाइप हमें पढ़ाती है बेटा, उसमें ऐसा ही होता है कि चालाजल के तरफ वाला फंक्शनल होता है, बाकी के 3 डीजेनरेट करते हैं। क्लियर है? अब ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? मेगास्पोर के बनने तक प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोर बना कब? मियोसिस के बाद। तो ये क्या हो गया? हैप्लॉइड। क्लियर है? कितनी मियोसिस लगती है? दिस इज कंसिडर्ड एज ओनली 1 मियोसिस बेटा। ठीक है, बार बार बता रहे, ये एक ही मियोसिस से 4 मेगास्पोर बन रहे हैं, वो अलग बात है बेटा, चारों के चारों फंक्शनल नहीं रहते। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के साथ क्या होने वाला है वो देखो। ठीक है, अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के साथ क्या होने वाला है वो देखो। हाँ, ये देखो, नाउ this functional megaspore undergo division to form female gametophyte, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? एम्ब्रियो सैक। अब हमें ये देखना है, मेगास्पोर बनना देख लिया, अब एम्ब्रियो सैक बनना देखते हैं। हम सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर लेकर के चल रहे हैं। कौन सा? फंक्शनल मेगास्पोर। बाकी के डीजेनरेट कर गए, ये डीजेनरेटेड मेगास्पोर है, दिस इज डीजेनरेटेड मेगास्पोर। ठीक है, ये किधर की तरफ थे? माइक्रोपाइलर एंड। ये किधर की तरफ है? चालाजल एंड। अब ये जो है ना बेटा, ध्यान से सुनते जाना, ये वाला फंक्शनल मेगास्पोर सबसे पहले डिवाइड करता है माइटोटिकली। दिस इज फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन।
माइटोटिक डिवीजन। एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा, फ्री न्यूक्लियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस विल नॉट बी सराउंडेड बाय सेल वॉल इमीडिएटली, तुरंत से सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, तुरंत से साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। दैट मीन्स अभी इस जगह पर ओनली क्या होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस विल टेक प्लेस, कैरियोकाइनेसिस विल टेक प्लेस, cytokinesis will not take place immediately, तुरंत से सेल, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल वॉल की फॉर्मेशन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, वो नहीं होगा फटाफट, सिर्फ अभी शुरुआत में क्या होगा, न्यूक्लियस। तो यहां पर अभी एक न्यूक्लियस था, तो उसी सेल में, सेल एक ही रहेगा बेटा क्योंकि साइटोकाइनेसिस तो हुई नहीं, उसी एक सेल में क्या बन जाएगा, दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बनेंगे और ऑपोजिट चले जाएंगे, एक इस पोल पर एक इस पोल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, फिर से क्या होगा, अभी तो पहला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था, ठीक है। मैं बार बार बेटा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं लिख रही, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं FNMD, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। स्पेस नहीं तो मतलब बहुत हौच-पौच हो जाएगा, तुम अपनी कॉपी में पूरा लिखना। अब नाउ सेकेंड फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन विल टेक प्लेस। इसका क्या मतलब है बेटा, सेम कि अभी हाल फिलहाल में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, और अभी इस स्टेज पर भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, काटा क्रॉस लगा हुआ मतलब नहीं होगी। तो दो से कितने बन जाएंगे बेटा, दो से बन जाएंगे चार, ठीक है, ठीक है, वो भी ऑपोजिट अरेंज हो गए। फिर क्या होगा बेटा, थर्ड, तीसरी बार भी ऐसा ही डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस इज फ्री, दैट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी सेल वॉल। अभी एक ही सेल के अंदर सारे न्यूक्लियस भरे पड़े हैं, तीसरी बार ऐसा हो रहा है, इसलिए थर्ड फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। अब चार से कितने बन जाएंगे बेटा, आठ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने न्यूक्लियस बन गए, 8 न्यूक्लियस। जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं ना बेटा, तब इनमें क्या होती है, रीअरेंजमेंट, ठीक है, और अब जाकर के इस स्टेज पर सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और देखो न्यूक्लियस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, देखना देखना। अब देखो एक चीज और बता दूं, हम ऊपर वाले को एम साइड लेकर के चल रहे हैं, नीचे वाले को चालोजल साइड, ऊपर वाले को माइक्रोपाइलर साइड, नीचे वाले को चालोजल साइड, ऊपर वाले को माइक्रोपाइलर साइड, नीचे वाले को चालोजल साइड, ठीक है, ऊपर वाले को माइक्रोपाइलर, नीचे वाले को चालोजल साइड, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, 8 न्यूक्लियस हैं, 8 में से 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ चली जाती हैं, 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाती हैं, और 3 न्यूक्लियस कहां चले जाते हैं, चालोजल की तरफ। ये जब होता है ना बेटा, सेल वॉल भी बन जाती है सारे सेल्स की, 2 न्यूक्लियस को छोड़ करके सेल वॉल बन जाएगी, सारे न्यूक्लियस को सराउंड कर लेगी, सिर्फ 2 न्यूक्लियस को छोड़ करके। आप देख सकते हो कौन से 2 न्यूक्लियस को, बीच वाले 2 न्यूक्लियस को। अब ये जो स्ट्रक्चर बन करके आता है ना बेटा, इसको कहा गया है एम्ब्रियो सैक। अब डोंट गेट कंफ्यूज बेटा कि मैं आपको यहां पर एम्ब्रियो सैक क्या होता है वो बता रही हूं, नहीं, एम्ब्रियो सैक क्या होता है उसके लिए मैं अलग से हेडिंग देकर के डलवाऊंगी, ठीक है। ये सारे न्यूक्लियस के नाम लिखवाऊंगी, इन सारे सेल्स के नाम लिखवाऊंगी, इनके फंक्शन लिखवाऊंगी, ठीक है। यहां पर इस प्रोसेस में हमने सिर्फ ये समझा है कि ये एम्ब्रियो सैक बनता किससे है, ये बनता है उस मेगास्पोर से जो फंक्शनल रह गया, और फंक्शनल किधर की तरफ का रह गया था, चालोजल की तरफ। बाकी ये धीरे धीरे तीनों गायब होते चले जाएंगे। और इस एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए कितने डिवीजन लगे, 3 माइटोसिस डिवीजन लगा है, 3 माइटोटिक डिवीजन। और वो डिवीजन कैसा है, फ्री न्यूक्लियर है। फ्री न्यूक्लियर का मतलब सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। साइटोकाइनेसिस एकदम एंड में होगी, जब सेल को मतलब न्यूक्लियस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा एक प्रॉपर एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए, है ना। इजी, क्लियर हो गया। सो दिस इज हाउ अ फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड।
दिस इज हाउ अ फीमेल गेमेटोफाइट इज फॉर्म्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल गेमेटोफाइट बनने के लिए कितनी डिवीजन लगी, दिस इज डिवीजन नंबर 1। माइटोसिस कितनी डिवीजन लगी, दिस इज डिवीजन नंबर 1, 2 एंड 3। और पूछा जाए कितनी मियोसिस लगी, तो बेटा मियोसिस तो सिर्फ यहीं लग रही है ना, सिर्फ यहीं तो एक मियोसिस लग रही है। तो एक मियोसिस लगती है और 3 माइटोसिस डिवीजन से वो बनकर के तैयार हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब क्यों ना हम एनसीईआरटी पढ़ लें फटाफट। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो बेटा। इन्होंने एक मिस कर दिया है। ये स्टार्टिंग कहां से हुई है बेटा? ये स्टार्टिंग हो रही है फंक्शनल मेगास्पोर से, फंक्शनल मेगास्पोर से। बाकी के 3 क्या हो रहे हैं बेटा? डीजेनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो। तो इस फंक्शनल मेगास्पोर ने क्या किया बेटा? इस फंक्शनल मेगास्पोर ने डिवाइड किया, तो एक न्यूक्लियस से बन गया 2। आप देखो इस दोनों न्यूक्लियस के बीच में कोई सेल वॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। तो एक ही सेल के अंदर 2 बन गए और दोनों ऑपोजिट मूव कर गए। फिर 2 से बने 4, तो 2 इधर चला गया, 2 इधर आ गया। फिर 4 से बने 8, तो 4 एक साथ आ गए, 4 एक साथ आ गए। अब ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं बेटा। 3 चले जाते हैं एक तरफ, 2 रह जाता है बीच में और 3 आ जाते हैं एक तरफ। इनके नाम तुम्हें यहां दिखाई दे रहे हैं, बट मैं तुम्हें यहां नहीं पढ़ा रही। ठीक है, मैं अलग से पढ़ाऊंगी प्रॉपर इनके हेडिंग्स लेकर। क्लियर हो गया? ये तो हो गई डायग्राम की बात। कभी कभार आपके सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है मेगास्पोर मदर सेल में। आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मिलेगा बेटा। सिग्निफिकेंस ये है बेटा, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल ओव्यूल की सेल है। ओव्यूल हमारी डिप्लॉयड होती है, गेमीटोफाइट हैप्लॉयड होते हैं। और गेमीटोफाइट ही तो गेमीट बनाएंगे जो हैप्लॉयड होता है। तो गेमीट बनाना है ना, हैप्लॉयड चीज बनानी है ना, तो हैप्लॉयड चीज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? मियोसिस करनी पड़ेगी एक डिप्लॉयड सेल में। तो क्या सिग्निफिकेंस है? टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड फीमेल गेमीट फर्टिलाइजेशन से पहले, क्योंकि ये सब कुछ अभी तक हम प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक सेकेंड। हाँ, ये देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हाँ, लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन लिटिल मोर डिटेल। ठीक है, तो कैसे बना एम्ब्रियो सैक? जो न्यूसेलस था फंक्शनल मेगास्पोर का, वो डिवाइड किया। कौन सी डिवीजन की बेटा? माइटोटिकली, मतलब माइटोसिस डिवीजन किया है। और सबसे पहले 2 न्यूक्लियस बनाया, विच मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, जो ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं, फॉर्मिंग दी 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो हमने अपने कॉपी में बनाया है बेटा, ये कैसा स्ट्रक्चर है? 2 न्यूक्लियस वाला। तो इसको एनसीईआरटी बोलती है 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। दिस इज 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। और ये कौन सा है बेटा? 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। और ये कितना है बेटा? 8। तो दिस इज 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। तो हमारे एम्ब्रियो सैक में कितने होते हैं बेटा? 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो इट इज 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी रीड लगाते हैं। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, 2 और डिवीजन होती है माइटोटिकली एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर एंड लेटर, क्योंकि 2 डिवीजन लिखा हुआ है ना, तो 4 में फिर से एक डिवीजन होगा और बन जाएगा 8 न्यूक्लिएट डिवीजन। तो कितने टोटल डिवीजन हुए? 3। इसके बाद इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट ये जो भी डिविजन्स चल रहे हैं, दे आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। बोला था ना एनसीईआरटी में। नाउ व्हाट इज दिस फ्री न्यूक्लियर? फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या है बेटा? सिर्फ न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी एंड दैट न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियर डिविजन किसको कह रहा है यहां पर? कैरियोकाइनेसिस को। सेल वॉल फॉर्मेशन कौन कराता है? साइटोकाइनेसिस। तो कहने का मतलब है कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस तुरंत नहीं हो रही, वो एकदम लास्ट में होगी जब 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे उसके बाद। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज सेल वॉल्स बन जाती हैं। अभी बताया था ना, सेल वॉल्स बन जाएंगी, जिसकी वजह से इट विल लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट। और टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। और एक टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट कैसा होता है? 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ, 3 चाइलेजल की तरफ, 2 बीच में। दिस इज द टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। टोटल 8 न्यूक्लियस बने बेटा। इसमें से जो 6 न्यूक्लियस होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। आप देखो मैंने सबकी सेल वॉल बनाई है यहां पर।
ठीक है, 8 न्यूक्लियस है, 6 की बनाई है, 2 की नहीं बनाई है बीच में, ठीक है, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है, जो एग एपरेटस के नीचे मौजूद है इन दी लास्ट सेंट्रल सेल है। अभी पढ़ा नहीं है तो अभी छोड़ते हैं। पोलर न्यूक्लियाई के पास अभी इतना याद रखना, जो बीच में जो 2 न्यूक्लियाई होती है ना उसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, उनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो हमने एनसीईआरटी भी कवर कर ली यहां तक, अभी आगे चलते हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे बेटा डिटेल एम्ब्रियो सैक का। बट एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नोट कर लिया होगा तो क्या नोटिस करने वाली चीज है, नोटिस करने वाली जो चीज है कि आप देखो ये पूरा का पूरा 8 न्यूक्लियस वाला जो एम्ब्रियो सैक जो स्ट्रक्चर बना है उसको किसने बनाया है, उसको एक ही स्पोर ने बनाया है। तो जब एक ही स्पोर फंक्शनल रह जाता है और वो स्पोर डेवलप करके आगे ये एम्ब्रियो सैक बना रहा है, इस तरीके के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब एनसीईआरटी तुम्हें सिर्फ यही पढ़ाती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे प्लांट्स में ये होता है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में ऐसा होता है, इसलिए एनसीईआरटी तुम्हें ये पढ़ाती है। ये भी एक मोस्ट कॉमन तरीका है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक का, दैट इज व्हाई एनसीईआरटी आपको सिर्फ यही पढ़ाती है, ठीक है। तो ये लिखते हैं इन दिस डेवलपमेंट व्हाट इज हैपनिंग, ओनली 1 मेगास्पोर is responsible for formation of typical female gametophyte, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियो सैक। Therefore this type of development is known as monosporic development। स्कूल में आए ये लिख देना बेटा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक क्यों बोल रहे हैं, मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, 1, क्योंकि एक ही स्पोर फंक्शन रह करके वो एम्ब्रियो सैक बना रहा है। अब मोनोस्पोरिक क्यों कहते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। एक और चीज देखो, इसमें प्रॉपर हमने क्या पढ़ा कि माइक्रोपाइल वाले हट रहे हैं और चालिजल वाला फंक्शन होता है। ऐसा किसमें होता है बेटा, ये जो एम्ब्रियो सैक है ना, ये पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक हमें एनसीईआरटी हमें पढ़ाती है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। और इस पॉलीगोनम में ये जो एम्ब्रियो सैक बनकर है बेटा, इसी में ऐसा होता है कि चालिजल वाला फंक्शनल होता है और माइक्रोपाइल वाला डीजेनरेट। ऐसे भी टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक होते हैं बेटा जिसमें माइक्रोपाइल वाला फंक्शन रह जाता है और ये नीचे वाले डीजेनरेट कर जाते हैं। बट आपको ये पढ़ना है बिकॉज दिस इज मोस्ट कॉमन, 80% एंजियोस्पर्म में यही मिलता है। मोनोस्पोरिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का डेवलपमेंट भी क्या होता है बेटा, मोस्ट कॉमन। और पॉलीगोनम इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारा पढ़ते हुए सब कुछ हमने कवर कर लिया। हमने सबसे पहले क्या कवर किया बेटा, ओव्यूल। फिर ओव्यूल की एक सेल होती है जो एमएमसी की तरह बिहेव करती है। एमएमसी की तरह बिहेव करने के बाद उसमें मियोसिस होकर के मेगास्पोर बनता है। यहां से यहां तक के बनने के प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोर बन गया, हैप्लॉइड चीज मिल गई, स्पोर डेवलप करता है टू फॉर्म फीमेल गैमेट जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। कितनी डिवीजन लगी, कैसे लगी, वो भी पढ़ लिया, एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगा ली। अब इस एम्ब्रियो सैक के बारे में थोड़ा पढ़ लें बेटा कि न्यूक्लियस का नाम क्या है, काम क्या है, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एम्ब्रियो सैक थिंग, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। तो हमने कौन सा एम्ब्रियो सैक पढ़ रहे हैं बेटा, हम मोस्ट कॉमन टाइप, दैट इज पॉलीगोनम टाइप, ठीक है। इसको हम 3+2+3 भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा था ना, 3 माइक्रोपाइल की तरफ चले गए न्यूक्लियस, 2 बीच में रह गए और 3 चालिजल की तरफ आ गए, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं बेटा, ये देखो। इसमें क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम एनसीईआरटी वाला पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ही रेफरेंस लेते हैं, ये माइक्रोपाइलर और ये चालिजल। बेटा मैं ऐसा नहीं है कि मैं चालिजल ऊपर नहीं बना सकती और माइक्रोपाइलर नीचे नहीं बना सकती, बना सकती हूँ। ओव्यूल का टाइप बदलेगा, इनकी पोजिशनिंग भी अलग हो जाएगी, तो रटना नहीं है, ठीक है। माइक्रोपाइलर के तरफ 3 न्यूक्लियस भागे थे, ठीक है,
तीनों के पास बेटा सेल वॉल थी, बना लो सेल वॉल, और इन 3 सेल को हम बोलते क्या, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ। और बेटा हम 3D स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, है ना, हम क्या बना रहे हैं, हम 2D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। कितनी हो गई, 3 न्यूक्लियस। ये वाला जो है बेटा दिस इज एग सेल, और ये जो हमारे 2 हेल्पर सेल होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड का कितना नंबर आपको दिख रहा है, 2। एग सेल कितने हैं बेटा, 1। एग इज द फीमेल गैमीट, 2 + 1 3 सेल आप देख सकते हो माइक्रोपाइल की तरफ हैं, और ये क्या बनाते हैं बेटा, एग एपरेटस। इनको क्या बोलते हैं साथ में, एग एपरेटस, ठीक है। सिनर्जिड के तरफ, ठीक है, सिनर्जिड के पास जो माइक्रोपाइल के तरफ, इनके पास ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस। स्कूल में बहुत पूछा जाता है बेटा कि एम्ब्रियो साइक का वेल लेबल डायग्राम बनाओ, ठीक है, तो डायग्राम अच्छे से बनाना है। फिलीफॉर्म एपरेटस, इस फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है बेटा, एनसीईआरटी पढ़ोगे, लिखा हुआ है, इनके पास सेल्यूलर थिकनिंग्स होती हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और यही क्या करते हैं, दे हेल्प इन गाइडिंग, दे हेल्प इन गाइडिंग दी पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ से आता है, बताया था ना बेटा, क्यों आता है, क्योंकि माइक्रोपाइल की तरफ से इंटेगमेंट्स नहीं होते, तो उनकी एंट्री इजी होगी। बट उनको कैसे पता चलेगा बेटा जाना किधर की तरफ है, पॉलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा, वो फिलीफॉर्म एपरेटस दिखाएंगे। होता क्या है बेटा, वैसे तो आगे पढ़ोगे बट थोड़ा सा आइडिया दे देती हूं। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा एक गाइनोशियम, एक पिस्टल है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल का नंबर वेरी कर सकता है, मैं आपको एक ओव्यूल के रिस्पेक्ट में पढ़ाती हूँ, दिस इज ओव्यूल, ठीक है। ये हमारा एक ओव्यूल है, पूरा पूरा ओव्यूल नहीं पढ़ा रहे। ओव्यूल के ही अंदर क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक, ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये अगर माइक्रोपाइलर एंड है तो ये क्या होगा बेटा, चालिसल एंड। क्लियर हो गया। अब होता क्या है, माइक्रोपाइल की तरफ हमेशा याद रखना बेटा, चाहे माइक्रोपाइल नीचे हो चाहे माइक्रोपाइल ऊपर हो, माइक्रोपाइल की तरफ ही एग प्रेजेंट होती है। तो जो एग प्रेजेंट है वो किधर की तरफ प्रेजेंट है, मान लो ये एग है, दिस इज एग सेल, ठीक है, और इनको सराउंड करते हैं बेटा 2 हेल्पर सेल जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड। एक सिनर्जिड ये है बेटा, एक सिनर्जिड ये है। सिनर्जिड के पास क्या प्रेजेंट होती है बेटा, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। होता क्या है बेटा, अब यहां पे तो बड़ी सारी सेल है, जैसे ही पॉलन ग्रेन आता है ना बेटा, आगे पढ़ोगे, ये एक ट्यूब बनाता है, जिस ट्यूब को हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। कैसे बन रहा है, क्या होता है, सब आगे पढ़ोगे। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे ग्रो करता है और अपना रास्ता ओव्यूल की तरफ मोड़ लेता है, क्योंकि इस पॉलन ट्यूब की डेस्टिनेशन क्या होगी, इसके अंदर बेटा 2 मेल गैमीट्स होंगे, और बेटा मेल को किधर जाना है, फीमेल के पास जाना है। फीमेल कहां पर बैठी है, माइक्रोपाइल की तरफ बैठी है। एक्सेल कहां है, माइक्रोपाइल की तरफ बैठी है ना, तो कैसे पता चलेगा फीमेल कहां है, इसको इशारा देना पड़ेगा ना, तो इशारा देने का काम किसका होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस का। जैसे ही पॉलन ग्रेन आता है, एक सिनर्जिड बेटा डीजनरेट हो जाता है, इनके डीजनरेशन से केमिकल निकलता है, वो केमिकल इनको इशारा भेजते हैं बेटा। जैसे तुम्हारे घर में स्विगी और जोमेटो वाले आते हैं, ठीक है, तुम भी बालकनी में जाकर के देते हो, तुम भी उनको इशारा करते हो, है ना, वेव करते हो, नाम लेते हो, चिल्लाते हो, जैसे तुम्हें उनको पता चलेगा डिलीवर करना कहाँ है। सिमिलरली बेटा अभी बोल तो सकते नहीं, तो इशारा कैसे करेंगे, ये अपने आप को डीजनरेट करते हैं। एक डीजनरेट करता है, केमिकल रिलीज करता है, केमिकल की खुशबू इसको मिल जाती है, खुशबू ही समझ लो, केमिकल इसको पता चल जाता है कहां से आ रहा है, ये फटाफट अपना रास्ता माइक्रोपाइल की तरफ मोड़ करके एंट्री मार लेगा, ठीक है, और एग के पास चला जाएगा। कैसे जाता है, क्या होता है, सारा डिटेल प्रोसेस आगे पढ़ोगे, ठीक है। आ जाओ मेन मुद्दे पर आते हैं। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है, टू गाइड दी पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब एक सेल तो आपको पता ही है क्या है बेटा, एक सेल इज दी फीमेल गैमीट। एक सेल क्या है बेटा, ये एक फीमेल गैमीट है। एग एपरेटस के जस्ट नीचे बेटा 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
और एंटीपोडल की तरफ, सॉरी चालजल की तरफ बेटा 3 न्यूक्लियस थी, बताया था ना। इन तीनों के पास क्या था बेटा? सेल वॉल था, और इन तीनों सेल्स का नाम क्या था? एंटीपोडल सेल्स। क्या नाम था बेटा? एंटीपोडल सेल्स। तो 3 एंटीपोडल सेल्स हो गई, 3 एग एपरेटस की सेल हो गई। नंबर ऑफ सेल एग एपरेटस में कितना है? नंबर ऑफ सेल एग एपरेटस में कितना है? 3। 3 कैसे? 2 सिनर्जिड के और एक एग सेल के, तो 3 सेल यहां हो गए, है ना। 3 हमारे एंटीपोडल के हो गए, और ये जिस सेल में मौजूद है, जो सबसे बड़ी सेल है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो टोटल कितने सेल हो गए बेटा? 7 सेल। सो ये कैसा स्ट्रक्चर है? 7 सेल्ड, ठीक है। हर सेल के पास एक एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक्सेप्ट सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के पास 2 है, तो काउंट करो न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेल 7 है और न्यूक्लियस कितने हैं बेटा? 8 न्यूक्लियस। तो इसको क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। क्लियर है? 7 सेल है और एक ऐसा सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियस है, इसलिए 8 न्यूक्लियस आता है। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ये एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक है बेटा, और इसके अरेंजमेंट देखो 3 एक साथ 2 3, इसलिए 3 + 2 + 3 अरेंजमेंट बोला गया है। क्लियर है? ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई नॉट सराउंडेड बाय सेल वॉल, ये एनसीईआरटी की लाइन है। दिस इज नॉट सराउंडेड बाय सेल वॉल। बाकी सारे न्यूक्लियस सराउंडेड हैं, बट पोलर न्यूक्लियाई की कोई वॉल नहीं होती है, दे हैव नो सेल वॉल। ओके, यस। तो ये हो गया हमारा टिपिकल एम्ब्रियो सैक। अब एनसीईआरटी रीड करो इसकी, ये देखो। जब एम्ब्रियो सैक बन जाता है बेटा, 8 न्यूक्लियस उसके अंदर बन जाते हैं, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका? सेल्स का विद इन दी एम्ब्रियो सैक। 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड। 3 माइक्रोपाइलर की तरफ चले जाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एग एपरेटस बनाते हैं। इस एग एपरेटस में 3 सेल आती हैं, 2 सिनर्जिड की और एक फीमेल गैमीट की, जिसको एग कहते हैं। द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स, किधर की तरफ? माइक्रोपाइलर की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं? फिलिफॉर्म एपरेटस। इनका काम क्या होता है? विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग दी पॉलिन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड। कैसे? केमिकल डिस्चार्ज करके। आगे पढ़ोगे। 3 सेल्स आर एट दी चालजल एंड, जिसको हम एंटीपोडल्स कहते हैं। बेटा एंटीपोडल सेल्स का एग्जैक्ट रोल है क्या है नहीं पता, बस कहते हैं न्यूट्रिशन में मदद करता होगा। ये ना मर जाते हैं, मतलब डीजनरेट कर जाते हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है। बीच में सबसे बड़ी सेल है लार्ज सेंट्रल सेल, जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है। Thus, a typical angio embryo sac is 7 celled 8 nucleated. क्लियर हो गया? तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी सेल कौन सी है बेटा, तो सबसे बड़ी सेल जो है हमारी, दैट इज द सेंट्रल सेल। तो आप खुद देख सकते हो, हमने सारी एनसीईआरटी की बातें लिख ली हैं, लिख ली है ना? यस। तो अगर पूछा जाए टिपिकल एम्ब्रियो सैक ड्रॉ करो, ये आपको बनाना पड़ेगा अपने सब्जेक्टिव वाले आंसर में, ठीक है। सो वी हैव रिटन ईच एंड एवरी पॉइंट, वी हैव एक्सप्लेन्ड, वी हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट। अच्छा, फिर एनसीईआरटी ने देखो क्या लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, है ना, मेजॉरिटी में, वाइल द अदर 3 डीजनरेट। जो फंक्शनल रहता है वही आगे जाकर के क्या बनाता है बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अगर एम्ब्रियो सैक इस मेथड से बनता है जहां सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल हो, इस तरीके के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक कहते हैं। मैम ने ऑलरेडी बता दिया है। फिर एनसीईआरटी पूछती है बेटा प्लॉइडी न्यूसेलस की बताओ, एमएमसी की बताओ, फंक्शनल मेगास्पोर की बताओ और फीमेल गैमेटोफाइट की बताओ। रटना नहीं है, बोला है ना। न्यूसेलस ओव्यूल की सेल है, ओव्यूल एक स्पोरोफिटिक सेल है, तो अगर ओव्यूल 2n है तो न्यूसेलस क्या होगी बेटा? 2n। एमएमसी एक मदर सेल है, क्या होगा? 2n। मेगास्पोर मियोसिस के बाद बना है, मियोसिस तो हर चीज को हैप्लॉइड कर देती, तो ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड। ये इस मेगास्पोर से ही बने हैं, तो अगर मेगास्पोर हैप्लॉइड है बेटा, तो ये भी क्या हो गया? हैप्लॉइड। और गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सो आप खुद देख सकते हो बेटा, सारी बातें हमने कर ली है स्टार्टिंग एंड से, बाय कवरिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी। अब बारी है क्वेश्चंस करने की। फटाफट तैयार हो जाओ बेटा, सब कुछ रिकॉल कर लो, ठीक है, क्योंकि अब हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। गैस शुरुआत में ही बताया था, जिसमें इंटेगुमेंट्स हो इंटेगुमेंटेड, जिसमें मेगास्पोर बने मेगास्पोरेंजियम। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बन रहा है मेगास्पोर? दैट इज ओव्यूल, है ना।
यस, पॉलन सैक में बेटा पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। पॉलन ग्रेन खुद एक गेमेटोफाइट है, मेगा स्पोरेंजियम तो है नहीं। एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट है, स्पोरेंजियम नहीं। द न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट इन दी ओव्यूल, ओव्यूल में जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है कौन कौन कौन, न्यूसेलस, ठीक है, क्योंकि फूड रिजर्व में रिच होता है, दे हैव अबंडेंट फूड रिजर्व। फ्यूनिकल नहीं बेटा, फ्यूनिकल तो वो डंडी होती है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करती है। एम्ब्रियो आगे पढ़ोगे बेटा, जाइगोट से डेवलप करके जो एम्ब्रियो बनता है। इंटेगुमेंट्स प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। द मेंबर ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल इज जनरली, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई थी, नंबर कितना होता है 1, जनरली 1 लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लॉइडी लेवल ऑफ द न्यूसेलस एंड द फीमेल गेमेटोफाइट, अभी बताया था न्यूसेलस का क्या होगा बेटा 2n, और फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है, तो गेमेटोफाइट हमेशा क्या होता है हैप्लॉइड, और क्यों हो भी ना मियोसिस से बने बेटा तो हैप्लॉइड ही होंगे रिस्पेक्टिवली, मतलब जिस सीक्वेंस से पूछा उसी सीक्वेंस से बताओ। 2n और n कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक कितना होता है बेटा 8। इन 8 में से 6 के पास ही सेल वॉल होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल के पास, उनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है 8। अगर पूछता नंबर ऑफ सेल तो बोलते 7, ठीक है। द लार्जेस्ट सेल दैट इज द सेंट्रल सेल, एक सेल फीमेल गेमीट है, ठीक है। सिनर्जिड्स हेल्पर सेल कहा गया जाता है बेटा इनको, सिनर्जिड्स को हेल्पर सेल, क्यों, क्योंकि ये मदद करते हैं ना, किसकी मदद करते हैं बेटा, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करने में मदद करते हैं। ऐसा क्या होता है इनके पास, ऐसा इनके पास होता है थिकनिंग, सेलुलर थिकनिंग, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। किधर की तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ, ठीक है। भूलना मत, लिख देती हूं, नहीं तो पता चला भूल ही गए। कहां पे प्रेजेंट होती है बेटा ये, दिस इज प्रेजेंट प्लेसेंटी, मतलब मेरा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड। आप देखो किधर की तरफ है बेटा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहां तक लिख लिया ना हमने। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर विच गाइड द पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड, कौन मदद करता है, ठीक है, कौन मदद करता है बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस। एंटीपोडस का तो कोई रोल ही नहीं होता। जर्म पोर तो पॉलन ट्यूब के लिए है, ठीक है, पॉलन ट्यूब की मदद तो फिलीफॉर्म एपरेटस करता है। एरिल इज द थर्ड इंटेगुमेंट, हमने कहा था ना बेटा 1 या 2 इंटेगुमेंट होते हैं, किसी किसी प्लांट में तीसरा इंटेगुमेंट भी प्रेजेंट होता है, जैसे लीची में जो हम खाते हैं ना बेटा, दैट इज द थर्ड इंटेगुमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फटाफट रिवीजन करके आना बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में उस जोश के साथ मिलेंगे और आपको पूरा रिवाइज करके आना है, तभी आगे पढ़ने में मजा आएगा बेटा, है ना। तुमने फीमेल गेमिटोफाइट पढ़ लिया है, गेमीट बना लिया, मेल गेमीट बन के तैयार था, फीमेल गेमीट बन चुकी है, तो आप खुद ही सोचो क्या होने वाला है, सोचो, मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।